हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 29 दिसंबर 2021 का है और लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कि ये 29 दिसंबर वाला ही पेपर है। तो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने, शिक्षक का नाम जोसेफ है और वो विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, ये उद्देश्य है, या फिर भोजन की विविधता की पहलुओं को साझा करना। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि सारे बच्चे जितने, अगर क्लासरूम में 30 से 35 बच्चे हैं तो वो अलग अलग घरों के बच्चे हैं, उनके घर में अलग अलग भोजन बना होगा। किसी किसी में हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन मैक्सिमम में अलग अलग ही बना होगा। तो ये भोजन की विविधता की पहलुओं को साझा करना, ये बात जो है वो ठीक है। संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है कि 76 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या दिख रहा है, वो बी दिख रहा है। तो भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा चार 5वां अध्याय अनीता और मधुमक्खियों में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है। इसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? कक्षा 4 में एक अध्याय है अनीता और मधुमक्खियाँ। अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की है जो कि ये रियलिटी पे बेस्ड कहानी है और इसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। तो इसमें कहा, इसका उद्देश्य क्या है? दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं और उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करना। और दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं कि उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। या फिर दर्शाना कि किस प्रकार एक लड़की परिवार और समाज पर बोझ होती है। अरे बाप रे, इतनी भयंकर ऑप्शन मतलब लिख दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन तो सटीक आंसर दिख रहा है। बी ऑप्शन आपको डायरेक्ट ही आंसर दिख रहा है कि यह दर्शाना कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और जैसे कि ये चैप्टर तो मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, आपको आंसर लगाना कैसे है, चारों ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करना है और जो ऑप्शन जो है वो ज़्यादा प्रगतिशील है, ज़्यादा व्यापक अवधारणा को अपने अंदर रख रहा है, उसी ऑप्शन को आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले रहा है। अगला है कि कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो कि बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। दुनिया मेरे घर में नामक कहानी है, कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे अक्षय की दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। तो इस कहानी से बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है? हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, सांप्रदायिकता का अस्तित्व या फिर धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। तो आपको इससे क्या मिलता है? तो कोई भी, जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा है कि अनिल और अक्षय, नाम तो मतलब हिंदू ही है, लेकिन अब हिंदुओं में भी जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि ऊंची जाति नीची जाति ये सब का भेदभाव पहले मतलब होता था, अब नहीं होता, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो वही कहानी दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व दिखाया गया है कि पहले समाज में ऐसा हुआ करता था। अभी भी कुछ लोग रूढ़िवादी हैं जिनको लगता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन होती तो कुछ भी नहीं है, कि सब अपने कर्म से प्रधान बनते हैं। लेकिन यहाँ पे
इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय से चला है, जातिगत भेदभाव वाला। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों को ये अवगत कराया जा रहा है कि जातिगत भेदभाव जैसी चीज़ें भी समाज में होती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। जो बड़ी जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के घर में पानी नहीं पिएंगे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें ऐसा कुछ करके दिखाया गया है इस बुक में, मतलब इस चैप्टर में। तो यही बच्चों को जागरूक करना है कि ये सब चीज़ें मतलब कुछ होती नहीं है, हमें सबसे समानता और बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि मतलब ये सब कॉन्सेप्ट भी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी कभी, या अभी भी बहुत जगह करती होंगी। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सहपाठी आकलन को कौन परिभाषित करता है? पीयर असेसमेंट को। यह शिक्षा और ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है। यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे होते हैं। विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा और प्रगति पर केंद्रित होता है। यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन आपको ये आपको सी ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली आंसर यहाँ पे दिख रहा है। आपको सी ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है कि विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है पीयर असेसमेंट, और जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो जब सहपाठी एक दूसरे का आकलन कर रहे होते हैं तो उसको ये दिखाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर आधारित है? तो दीपावली की कहानी किस पर आधारित है? शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। दीपावली की कहानी में शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा पर आधारित है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। तो ये होगा नहीं, आप पहले जनरल पॉइंट काट दीजिए। शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा भी नहीं है ये, और व्यवसाय की अवधारणा। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि घरेलू हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में कहा गया है। सीटेट की तरफ से आंसर इसमें क्या दिया गया है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी पर केंद्रित है। मतलब उसने बता दिया कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इसमें क्या है, दीपावली की कहानी है। तो इसमें क्या है कि घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेद की अवधारणा। यहाँ पे सीटेट की तरफ से सी वाला आंसर दिया गया है कि घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा को यहाँ पे दिखाया गया है। दीपावली की मतलब से साफ सफाई हो गया, दीपावली में बहुत सारे काम होते हैं, उसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि जैसे जो भी घर के कामकाज होते हैं उसमें भी लिंग के भेदभाव कैसे होते हैं, कि घर में लड़कियां हैं तो झाड़ू पोछा करेंगी, लड़के हैं तो बड़े बड़े सामान ढोएंगे, मतलब पेंट करेंगे। इस तरीके का घरेलू कामकाज में भी कैसे लिंग का भेदभाव किया जाता है, इस हम चीज़ें कैसे बनाते हैं के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि आपको तो नहीं पता कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आपने तो एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता होता, लेकिन अब बाई चांस आपने नहीं पढ़ी तो की बात कर रही हूँ। पढ़ी है तो अच्छा है, पता होगा। नहीं पढ़ी है तो आपको क्या लिखना है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं दीपावली की कहानी पर केंद्रित है, और इसके अंतर्गत घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा को समझाया गया है। आप इसको लिख के रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आराम से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आता है तो। और अगला क्वेश्चन है कि मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरीके से दिखाता है। मौखिक इतिहास जो है वो समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरीके से दिखाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने के लिए कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने के लिए कहते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिख ही रहा है कि अनुभव को एकत्र करने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन सटीक आंसर दिख रहा है कि
मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। मतलब कि हमारे जो बहुत मतलब दादाजी टाइप के लोग हैं और या फिर उनसे भी पहले के लोग हैं, तो वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने रियल लाइफ में ही देखा हुआ है। अंग्रेज़ों के बारे में, अंग्रेज़ों की चीज़ें उन्होंने अपने, अंग्रेज़ों का अनुभव उन्हें खुद का है। तो ये मौखिक इतिहास होगा कि वो अपने मुँह से वो इतिहास बता रहे थे। तो ये विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये इसमें से सबसे अच्छी तरीके से सी ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है कि शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने के लिए कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो सबसे सही होगा। 82 नंबर वाला क्वेश्चन है कि स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी भी स्थान को जमीन से देख रहा है। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है या फिर वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं, वास्तविक दूरियों को नहीं, मतलब हम मान लेते हैं कुछ दूरियों को। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होता है। ये बात भी यहाँ पे, ये बात भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा बन रहा है? बी और डी। हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पे हमारा बी और डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव और इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो जल के अभाव पर चर्चा करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? और पाठ्य पुस्तकें हैं, सुनने वाले श्रव्य साधन है, विश्वकोश हैं, ये तीनों ही नहीं है। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। समाचार पत्र की रिपोर्ट, इसके माध्यम से हम मतलब दिखा सकते हैं कि कहाँ पे जल की कमी हो रही है, कहाँ पे इसके किस किस सेक्टर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये हम समाचार पत्र के माध्यम से ही दिखा सकते हैं, ना कि विश्वकोश, ना ही जो भी अदर ऑप्शन है उसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के ईवीएस के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिन्हें जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो विद्यालय ही दे सकता है। कोरे कागज की भांति विद्यार्थी नहीं होते, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी रहती है, बिल्कुल गलत है ये। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, ये भी गलत है। लीनियर रूप से मतलब कि एक ही तरीके से नहीं सीखते, फ्लक्चुएशंस जो है वो होती रहती हैं। अतः नए ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। और विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल या पेचदार होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक बच्चा जो है वो अद्वितीय मतलब कि यूनिक होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। वह विद्यार्थियों से सीखने व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर वाला कि विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सबसे उपयुक्त तरीके से परिभाषित कर रहा है? तो अगर आपने पोर्टफोलियो की परिभाषा नहीं लिखी है तो आप यहाँ से लिख लीजिए, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र करती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होते हैं, इसमें नहीं होते। उसके बाद व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना, जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान दिया जा सके, और विशेष व्यवहार को तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एकत्र करते हैं। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो लिखना है आपको हेडिंग, और वहाँ पे लिखना है कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को उसमें से चुनना। तो पोर्टफोलियो जो है वो डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर वाला
कक्षा में विरोध की स्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें और अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें, ये तो कहेंगे ही नहीं। छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस पर चर्चा करे, मे बी। छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे, वह विद्यालय में इस विषय को ना उठाए, ये तो एकदम ही नहीं कहना है। अगला है कि छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करेंगे। तो यहाँ पे भागना ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव को साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो सके। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? वह छात्रों से पौधे के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने के लिए कहें, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अगला है कि छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे, मे बी। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें और वहां पर भी सभी पौधों की पहचान करने के लिए कहें, ये हो सकता है। छात्रों से कहें कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाएंगे और वहाँ बच्चों से कहेंगे कि वो पौधों की पहचान करें। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा। 88 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाएंगी और छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं और उन पर चर्चा करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ठीक होगा। संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएंगी। तो बच्चों के अंदर जो है वो कौन सा ए ऑप्शन भी ठीक होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन भी ठीक होगा। बी ऑप्शन जो है उतना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप बच्चों के अंदर अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए तो छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्र करके उन्हें वर्गीकृत करें और अपने अनुभव बताएं और उस पर चर्चा भी करें। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य है? छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। तो ऊंची उड़ान में पक्षियों के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें और वे इस क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य होगा? तो यहाँ पे छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना उतना बेटर नहीं है, ज्ञान का आधार विकसित करना भी उतना बेटर नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी के बच्चे हैं। यहाँ पे छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, छात्र में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। वैज्ञानिक समझ बच्चों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा एक ईवीएस की अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं। उन वस्तुओं जैसे कि धातु का पेंच, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं या डूबती हैं। तो छात्रों ने कहा कि स्टील की चम्मच क्यों डूब जाती है, प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रहती है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती है क्योंकि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। वे घनत्व को समझने के लिए संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। तो वो इनके लिए क्या कहेंगी? वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा कि बच्चे जो है वो अगर मतलब ये सब ऑप्शन बहुत अजीब है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ठीक होगा कि बच्चे जो है वो घनत्व के बारे में कोई वैकल्पिक या गलत अवधारणाएं भी बना सकते हैं। इसलिए शिक्षक जो है वो टीचर जो है वो बच्चों को क्लास 3rd या 4th में बच्चा है उसको
उसको ये घनत्व के कॉन्सेप्ट को बताना वो अभी ज़रूरी नहीं समझ रही हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठीक होगा। तो आज भी हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस या सीडीपी के